दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 6 के विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाने के तरीकों पर वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज हम सजीवों के लक्षणों और उनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए सजीवों के लक्षण जानते हैं। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, गति, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, निश्चित जीवन काल और कोशिकाओं से बड़े होना सजीवों के लक्षण हैं। आइए इन पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले श्वसन या सांस लेने पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, सभी सजीव, चाहे पेड़ पौधे हों या जंतु हों, सांस लेते ही हैं। श्वसन या श्वास लेने में ऑक्सीजन गैस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है। ऑक्सीजन खर्च होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। श्वसन में ऑक्सीजन गैस खर्च होती है। इसे जानने के लिए एक बहुत ही आसान गतिविधि की जा सकती है। कांच के 2 जार लीजिए, दोनों में कुछ रुई पानी में भिगोकर रख दीजिए। अब एक जार में कुछ अंकुरित जीवित बीज रखिए, इसे हम जार क कहेंगे। दूसरे जार में ऐसे अंकुरित बीज रखें जो कुछ देर पानी में उबालने से मृत हो गए हैं, इसे हम जार ख कहेंगे। अब दोनों जार एयर टाइट करके बंद कर दीजिए। इन्हें 24 घंटे इसी तरह से रखा रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद जार ख के ढक्कन को ढीला करिए, लेकिन पूरी तरह से मत खोलिए। अब एक मोमबत्ती को चित्र में दिखाए गए विशिष्ट प्रकार के होल्डर में रखकर जलाइए और फिर जार ख का ढक्कन खोलकर मोमबत्ती को जार में लटकाकर ढक्कन बंद कर दीजिए। एक स्टॉप वॉच से समय देखकर नोट करिए कि मोमबत्ती कितने समय में बुझ जाती है। यही प्रयोग जार क के लिए भी दोहराइए। आप देखेंगे कि जार क में मोमबत्ती तुरंत ही बुझ जाती है, परंतु जार ख में ये लगभग 15 सेकंड तक जलती है। इसका कारण है कि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जार ख में क्योंकि बीज मृत थे, इसलिए जार ख की ऑक्सीजन का बीजों ने उपयोग नहीं किया था और जार ख में ऑक्सीजन थी। जब तक मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, तब तक मोमबत्ती जलती रही। जार क की ऑक्सीजन का पूरा उपयोग जीवित अंकुरित बीजों ने श्वसन के लिए कर लिया था, इसलिए जार क में ऑक्सीजन समाप्त हो चुकी थी और क्योंकि ऑक्सीजन के बिना मोमबत्ती नहीं जल सकती, इसलिए मोमबत्ती तुरंत बुझ गई। अब एक गतिविधि देखते हैं कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसे गतिविधि के द्वारा कैसे दिखाया जाए। पहला प्रयोग है, एक कोनिकल फ्लास्क में कुछ अंकुरित चना रख दीजिए और फ्लास्क के मुंह को कॉर्क से बंद कर दीजिए। एक छोटे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालकर उसे इस फ्लास्क में धागे की सहायता से लटका दीजिए। अब एक कांच की नली को इस कॉर्क में छेद करके डालिए। कॉर्क पर वैसलीन आदि लगाकर उसे अच्छी तरह से सील कर दीजिए। एक बीकर में कुछ रंगीन पानी लीजिए और मुड़ी हुई कांच की नली का दूसरा सिरा इस रंगीन पानी में डुबो दीजिए। कांच की नली में रंगीन पानी के तल पर एक निशान लगा दीजिए। कुछ घंटे बाद आपको रंगीन पानी कांच की नली में उठा हुआ दिखेगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अंकुरित चने के श्वसन से हवा में ऑक्सीजन कम हुई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सोख लिया, जिसके फलस्वरूप फ्लास्क में हवा का दाब कम हो गया और रंगीन पानी ऊपर चढ़ गया। ये प्रयोग आप YouTube के चैनल ERC-JPP पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी देख सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर फेंका जाता है। ये प्रयोग से दिखाना है। इस प्रयोग के लिए चंचू पात्र, शंकु पात्र, रबरी कॉर्क और वक्र नलिका, परख नली, अंकुरित धान के 25 से 30 बीज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चम्मच, छोटा धागा, रंग, पानी, ये साहित्य चाहिए। अंकुरित धान के कुछ बीज शंकु पात्र में लिए। परख नली में धागा बांधकर उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़े डाले। इस परख नली को शंकु पात्र में रखा।
खाली चंचू पात्र साथ में रखा, उसमें पानी और रंग डाला। वक्र नलिका बिठाया हुआ रबरी कॉर्क को शंकु पात्र में लगाया, जिससे शंकु पात्र वाताभेद्य होगा। वक्र नलिका का दूसरा अंत रंगीन पानी वाले चंचू पात्र में डुबो कर रखा। वक्र नलिका में पानी की सतह पर निशान लगाया। अब क्या होगा? थोड़ी देर में पानी की सतह बढ़ती जाएगी। अनुमान: श्वसन प्रक्रिया में बाहर निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वायु पानी में अवशोषित किया जाता है, इसलिए वक्र नलिका में पानी की सतह बढ़ जाती है। आइए एक और प्रयोग करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में कुछ जीवित चीजें जैसे घोंघा, कीड़े आदि रखिए और उसे एल्यूमिनियम फॉयल से एयर टाइट करके बंद कर दीजिए। दूसरे टेस्ट ट्यूब में कोई निर्जीव वस्तु रखकर उसे भी बंद कर दीजिए। अब लगभग आधा घंटा इंतजार करिए। इसके बाद प्लास्टिक की सिरिंज लेकर उसकी सुई एल्यूमिनियम फॉयल से टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर टेस्ट ट्यूब के भीतर की हवा सिरिंज में खींच लीजिए। फिर एक अन्य टेस्ट ट्यूब में रखे हुए चूने के पानी में सिरिंज की सुई को डुबोकर उसकी हवा उस पानी में निकालिए। पानी में हवा बुलबुलों के रूप में निकलेगी। जो हवा जीवित चीजों के टेस्ट ट्यूब से निकाली गई है उससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के टेस्ट ट्यूब से निकाली गई हवा में चूने के पानी का रंग नहीं बदलता। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवित वस्तुएं श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो पानी के रंग को दूधिया कर देता है। आइए एक और तीसरा प्रयोग भी करते हैं। एक फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल रखिए, दूसरे फ्लास्क में चूने का पानी रखिए और तीसरे फ्लास्क में कुछ जीवित चीजें जैसे कीड़े मकोड़े या घोंघे आदि रख दीजिए। चौथे फ्लास्क में फिर चूने का पानी रखिए। इन फ्लास्कों को एयर टाइट करके बंद कर दीजिए और इस चित्र में दिखाए अनुसार आपस में कांच की नली से जोड़ दीजिए। अब इसे लगभग आधे घंटे तक रखा रहने दीजिए। इससे जीवित वस्तुओं के श्वास से फ्लास्क सी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। इसके बाद फ्लास्क ए में कांच की नली में हवा डालिए। ये किसी हल्के पंप से भी किया जा सकता है। हवा के बुलबुले दिखेंगे और फ्लास्क बी में रखे हुए चूने के पानी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फ्लास्क ए में रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा, परंतु फ्लास्क डी में रखे हुए चूने के पानी के घोल का रंग दूधिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें आने वाली हवा में फ्लास्क सी से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं कि श्वसन में ऊर्जा निकलती है। 2 थर्मस फ्लास्क लीजिए, एक में कुछ अंकुरित बीज रखिए, दूसरे में अंकुरित बीज रखने के पहले उन्हें कुछ देर उबाल लीजिए जिससे वे मृत हो जाएं। फिर उन्हें कुछ देर के लिए फॉर्मेलिन के घोल में भी रखिए जिससे बैक्टीरिया से उसमें सड़न उत्पन्न न हो, क्योंकि सड़ने में भी ऊर्जा निकलती है। अब दोनों थर्मस फ्लास्क को बंद करके उसमें थर्मामीटर लगा दीजिए। लगभग 1 दिन के बाद देखने पर जिस थर्मस फ्लास्क में अंकुरित जीवित बीज हैं उनमें तापमान बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन जिस थर्मस फ्लास्क में बीज मृत हैं उनमें तापमान नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जीवित अंकुरित बीजों के श्वसन से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। पौधों में संवेदनशीलता और गति के उदाहरण देखते हैं। बंद डिब्बे में एक ओर छेद करके उस डिब्बे के अंदर पौधा रखने पर कुछ दिनों में पौधा प्रकाश की ओर मुड़कर बंधने लगता है। ये पौधों की प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और गति को दिखाता है। इसी तरह से छुई मुई की पत्ती को छूते ही उसका बंद हो जाना छुई मुई की संवेदनशीलता दिखाता है। कुछ फूल केवल रात में ही खिलते हैं। सूरजमुखी के फूल दिन भर सूरज की ओर मुड़ते रहते हैं। आइए सजीवों के लक्षण पढ़ाने के लिए कुछ गतिविधियां समझने की कोशिश करते हैं। पहली है, बच्चों से कक्षा के बाहर की वस्तुएं एकत्रित करके उनका सजीव और निर्जीव में वर्गीकरण करने के लिए कहिए और फिर उनसे पूछिए कि किन लक्षणों के कारण बच्चों ने उन्हें सजीव अथवा निर्जीव माना है। प्रत्येक बच्चे से एक सजीव और निर्जीव वस्तु का उदाहरण देने को कहिए और उसके लक्षण पूछिए। बच्चों से सजीव और निर्जीव वस्तुओं एवं उनके लक्षणों का एक पोस्टर बनाने को कहिए। बच्चों से पत्र पत्रिकाओं से सजीव और निर्जीव वस्तुओं की फोटो काटकर उसका कोलाज बनवाइए और उस पर उनके लक्षण भी लिखवाइए। अब हम सजीवों की विविधताएं एवं उनका वर्गीकरण समझने की कोशिश करते हैं। पहले पुस्तक के अनुसार सजीवों के आकार, भोजन, आवास आदि की विविधताएं समझाइए।
इसी तरह से सजीवों का पौधों और जंतुओं में वर्गीकरण समझाइए। पौधों का शाक, झाड़ी, वृक्ष और बेल में वर्गीकरण तथा जंतुओं का कशेरुकी एवं अकशेरुकी का वर्गीकरण भी समझाइए। इसके पश्चात उनसे इस वर्गीकरण के लिए पोस्टर और कोलाज आदि बनवाए जा सकते हैं। आप YouTube की चैनल स्टडी एनिमेटेड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो दिखाकर बच्चों को विटेकर द्वारा किया गया सजीवों का 5 किंगडम वर्गीकरण भी समझा सकते हैं। Of organisms. Objective: to learn the 5 kingdom classification of living organisms. In 1969, ecologist Robert Harding Whittaker divided all living organisms into 5 categories, commonly referred to as the 5 kingdom classification. Kingdom Monera consists of the most primitive life forms found on Earth. These organisms are usually microscopic and unicellular, meaning they are single-celled. They have no nucleus within their cytoplasm. Bacteria, Archaebacteria, and Cyanobacteria are all members of Kingdom Monera. Kingdom Protista is next. The organisms within this kingdom are also unicellular, but they have a nucleus. Cells of this type are referred to as eukaryotes. Most members of this kingdom can, like plants, undergo photosynthesis and produce their own food, and like animals, will have locomotory structures. Most Protista are aquatic and include diatoms, algae, euglena, and protozoans such as amoeba, paramecium, and plasmodium. Kingdom Mycota, also called Kingdom Fungi, includes fungi such as yeast, mushrooms, and molds. The body of fungus is made of long, thread-like structures called hyphae. Its members can be free-living, parasitic, or symbiotic. The fourth most complex kingdom is Kingdom Metaphyta, also referred to as Kingdom Plantae, and includes multicellular plants with eukaryotic cells, means they have a nucleus. The cells of this kingdom will contain a cellulose cell wall and a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll aids in photosynthesis, a process during which plants make their own food by utilizing sunlight. Kingdom Plantae comprises all plants, including herbs, shrubs, and trees. Finally, we reach the kingdom with the most complex organisms, Kingdom Metazoa or Kingdom Animalia. It includes animals which are multicellular organisms. The cells of these organisms will be eukaryotic, and although they do not have a cell wall, they do have a cell membrane. All members of this kingdom have tissues and organs. Animals are heterotrophic, meaning they depend on other living things for food. Kingdom Animalia includes animals without bones such as the earthworm, insects such as the mosquito and cockroach, and animals with bones such as fish, lizards, birds, cows, and humans. सारे सजीव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अब कोशिकाएं बच्चों को कैसे दिखाएं? तो इसके लिए सूक्ष्मदर्शी या मैग्नीफाइंग लेंस से आप कोशिकाएं दिखा सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग लेंस है तो आप बच्चों को प्याज की कोशिकाएं दिखा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से आप बच्चों को अन्य वस्तुओं को भी बड़ा करके दिखा सकते हैं। यदि आपके पास लेंस या सूक्ष्मदर्शी नहीं है तो आप इन तरीकों से लेंस या सूक्ष्मदर्शी स्वयं भी बना सकते हैं। पहला तरीका है पानी की बूंद का लेंस। एक कांच का स्लाइड लीजिए और उसे अपने बालों पर हल्के से रगड़ लीजिए जिससे उस पर तेल की एक पतली परत बन जाए। इसके बाद उस स्लाइड पर पानी की एक बूंद हल्के से टपकाइए। अब स्लाइड को घुमाकर पानी की बूंद स्लाइड के दूसरी तरफ ऐसे टपकाइए कि वो दूसरी बूंद के ठीक ऊपर हो। आपका लेंस तैयार है। आप
इससे छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। आप पानी के स्थान पर ग्लिसरीन का उपयोग करें तो लेंस और भी अधिक शक्तिशाली बनेगा। दूसरा तरीका है बिजली के बल्ब का लेंस। बिजली के बल्ब को ऊपर से खोलकर उसमें पानी भर दीजिए। बिजली का बल्ब लेंस की तरह काम करता है। बल्ब जितना छोटा होगा लेंस उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इसके लिए टॉर्च का बल्ब लेंस बनाने के लिए अधिक उपयोगी है। बिजली के बल्ब के अतिरिक्त कांच की किसी भी गोल बर्तन में पानी को भरकर लेंस की तरह उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप स्मार्टफोन के कैमरे पर पानी की बूंद डालकर भी सूक्ष्मदर्शी बना सकते हैं। स्मार्टफोन के कैमरे के लेंस पर पानी की एक बूंद डालकर उसके माध्यम से फोटो लेने पर स्मार्टफोन एक सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करता है। स्मार्टफोन का उपयोग सूक्ष्मदर्शी के रूप में करने का तरीका आप YouTube के चैनल थिंक टैक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी देख सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर उपस्थित होऊंगा विज्ञान पढ़ाने के नए तरीकों के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।